अब हम पढ़ रहे हैं सीसी का जो संकुलन गुणांक हमें निकाला था, उसके बाद हम निकाल रहे हैं बीसीसी का संकुलन गुणांक, अर्थात बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल का बीसीसी संकुलन गुणांक, जिसको और क्या बोलते हैं, अंतः केंद्रित घनी सेल। इसका हम संकुलन गुणांक निकाल रहे हैं। और संकुलन गुणांक निकालने का सूत्र उम्मीद है आपने याद कर लिया होगा। कैसे हम निकालते थे, परसेंट पीएफ बराबर जेड इंटू क्या रहता था 4/3 पाई आर त्रिघात बटा क्या रहता था 1/3, ये सूत्र था, और इंटू 100। और इसके हमने स्टेप बना रखे थे, उसी स्टेप से हम कर रहे हैं बारी बारी से। यदि नहीं सीखा है वो स्टेप तो आप उस वीडियो को जरूर देखें जिसमें सिंपल क्यूबिक सेल का हमने संकुलन गुणांक निकालना सीखा था। वो पार्ट 1 है और ये हम पार्ट 2 कर रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए हम पार्ट 2 के रूप में इसको पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते थे, सबसे पहले हम जेड निकालते थे। अब जेड निकालने के पहले हम इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि बॉडी सेंटर जो क्यूबिक सेल है वो दिखता कैसे है वास्तव में। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल इस तरीके से दिखता है कि बीच में एक बड़ा सा क्या रहता है, एटम रहता है, और इससे जुड़े हुए ये दूसरे रहते हैं एटम ऐसे। अब इसका अर्थ ये है कि ये एटम इनके बीच में फिट हो गया है, अर्थात 4 थे उसके बीच में ऐसा फिट हो गया है, और उसके ऊपर हम और लगा रहे हैं। उसके ऊपर हम और कैसे लगा रहे हैं, ये देखिए 1 2 3 ये 4, इसको हम इसके ऊपर कर रहे हैं। अब ये बीच में हमने गैप क्यों किया, बीच में गैप इसलिए किया क्योंकि ये वाला आ गया है, ये ऊपर उभरा रहेगा, तो इसका बीच वाला हिस्सा इसके ऊपर खांच में बैठेगा, अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, ये इसके ऊपर में बैठने वाला है, ये ऐसा सीधा। इसका इमेज आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वास्तव में कैसे दिखता है। अब इसको हम स्ट्रक्चर के रूप में यदि हम बनाएं तो ये स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, देखिए ये तो सामान्य था कि कैसे होगा, ये इमेजिनेशन से था एक प्रकार से कि किस तरीके से होगा, अर्थात ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ये याद रखना है। इसके पहले वाले में सिंपल क्यूबिक सेल में ये सब एक दूसरे को टच करते थे, ये एक दूसरे को टच क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से बीच में आ गया बॉडी सेंटर में अंतः केंद्र में, इसलिए इसको बीसीसी बोल रहे हैं। तो इसमें ये ऐसा कुछ दिखने वाला है, ये इस तरीके से देखिए। अब इसको मैं इसमें बारी बारी से लगाते जाता हूँ। ये जो बीच वाला है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, ये बड़े शेप का है, जिसकी वजह से बाकी चीज़ें दूर हट रही हैं। चूंकि हम ये लैटिस बिंदु बना रहे हैं, जालक बिंदु, इस वजह से ऐसा छोटा दिख रहा है। अब ये इसके ऊपर में बैठने वाला है, अर्थात ये है जो ये बबल्स मैं अभी बनाया वो यही चीज़ है ये। और नीचे का कौन सा है, नीचे का है ये व्हाइट वाला। उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ ली होंगी। अब देखिए हम इसमें जेड कैलकुलेट कर रहे हैं। जेड कैसे कैलकुलेट करते थे, हमारा पहला स्टेप चल रहा है जेड कैलकुलेशन, क्योंकि हमने इसके पहले वीडियो में पूरा स्टेप बनाया हुआ था, और वीडियो जरूर देखें। अब जेड अर्थात प्रभावी परमाणु अर्थात इफेक्टिव एटम पता करते थे। देखिए 8 कोने हैं, तो कोनों की संख्या 8, और जो कोने पे रहते हैं उसका कितना 1/8 हिस्सा होता है, तो 1/8 का गुणा, और प्लस देखिए बीच में है सेंटर में अंतः केंद्र पे +1। तो इस तरीके से जेड का मान क्या आ गया 2। अब हम ये क्यों निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इसके लिए क्योंकि हमको यही चीज़ फाइनली कैलकुलेट करनी है, और इसी के बेस पे हमको आगे क्वेश्चन भी करने हैं, इस वजह से। उम्मीद है पहला स्टेप आपने समझ लिया होगा। दूसरा स्टेप में देखिए, दूसरा स्टेप में हम क्या निकालते थे, कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात समन्वय संख्या। अब इसमें समन्वय संख्या हम किसी के आधार पर भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लो ये है, इसको आधार लेके या फिर इसको किसी एक को, क्योंकि जब यूनिट सेल एक के साथ एक फिट होते जाएगा तो ये जो रेड वाला है ये इधर बगल वाला जो यूनिट सेल है उसका एक पोर्शन इसके अंदर बीच में फिट होता है, जिसको हम सीजियम क्लोराइड का जब आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना उसमें समझ पाएंगे डिटेल पे कि कैसे वास्तव में स्ट्रक्चर बनते हैं, कि कोई भी क्रिस्टल जालक के अंदर कैसे यूनिट सेल फिट होता है, वो सब चीज़ों में। तो ये जो रेड वाला है वास्तव में इसके बगल में जो यूनिट सेल है उसका एक एटम इसके बीच में समा गया है, और उसी तरीके से ये जब आगे बढ़ेगा तो ये वाला बगल वाले के बीच में समा जाएगा, ये इधर बगल वाले में समा जाएगा, ऐसे। अब इसका हम क्या निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या। अब इसी के आधार पर निकाल सकते हैं। देखिए इसको यदि मैं सेंटर मान लूँ, जैसे इस तरीके से, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं ऐसे। अब देखिए इसको मैं यदि सेंटर मान लूँ तो इससे, चूंकि ये वाला किससे है, ये सीधा टच में है, ये देखिए इसको टच कर रहा है, और साथ में टच के अलावा जो सबसे नज़दीक है उनको हम समन्वय संख्या मानते हैं, क्योंकि हमने शुरुआत में पढ़ा हुआ है समन्वय संख्या किसको कहेंगे, जो सीधा किसी परमाणु से टच रहे या फिर उसके सबसे नज़दीक में रहे, वही समन्वय संख्या है। अब देखिए इस केस में वही स्थिति बनने वाला है, ये जो परमाणु है इसके लिए हम समन्वय संख्या सीधा यदि निकालें तो इसके टच में कितने हैं, इसके टच में 2 और ये 2 4, 2 और 2 4 कौन से, ये व्हाइट वाले और ऊपर वाले ये भी, क्योंकि ये इसके ऊपर में ठीक फिट होंगे। टोटल कितने हो गए 8। तो इस तरीके से इसके यदि हम समन्वय संख्या निकालें तो टोटल संख्या आ जाएगा 8। ये इस तरीके से दिखने वाला है, और ये एक दूसरे को, मतलब ये सारी चीज़ें एक दूसरे को टच करने वाली हैं आपस में। ये टोटल 2 4 2 6 2 8, तो इसका समन्वय संख्या किसमें
BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में समन्वय संख्या 8 रहता है, अर्थात एक एटम 8 अन्य एटम से घिरे रहता है, या फिर इस एटम के नज़दीक में यही 8 होते हैं सबसे नज़दीक में। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है। ये दूसरा अपना पॉइंट हो गया कंप्लीट। तीसरा हमने क्या बनाया था, तीसरा हम लिखे थे समीपस्थ अर्थात नियरेस्ट, समीपस्थ दूरी, जिसको हम D से दर्शा रहे थे। समीपस्थ दूरी का अर्थ है कि ये जो परमाणु है इनके सबसे नज़दीक में कौन सा है। तो सबसे नज़दीक में देखिए ये हमको उस परमाणु किसी एक परमाणु को लेना है, चाहे इसको या इसको, बीच वाले को कभी नहीं लेंगे क्योंकि बीच में सिर्फ अकेला है, बाकी को किसी को भी इसको जैसे हम लेंगे तो इसका सबसे नज़दीक ये नहीं है क्योंकि ये गैप बन गया, इसका सबसे नज़दीक रहेगा यही हमेशा। तो सबसे नज़दीक वाले को हमको हमेशा लेना है कि सबसे नज़दीक कौन पड़ रहा है। ठीक है, अब इसको मैं यदि बनाऊँ स्ट्रक्चर को, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो दूरी रहेगा उसको हमको निकालना पड़ेगा, समीपस्थ दूरी जिसको हम बोल रहे हैं D। वो कैसे निकलेगा वो देखते हैं। देखिए ये अपना स्ट्रक्चर हो गया, इसमें इमेजिनेशन का बहुत बड़ा कमाल है और इमेजिनेशन आपको बनाना पड़ेगा तब ये आसानी से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये है तो इसका सबसे नज़दीकी ये, इसका लूँगा तो इसका भी यही नज़दीक है क्योंकि यहाँ से ये दूर पड़ेगा। अब इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं, इससे डायरेक्ट टच में इसलिए यही नज़दीक में है। तो इस यहाँ से मैं यदि लाइन खींचते हुए ऐसे जोड़ूँ तो एक लाइन हमको ऐसा मिल जाएगा, यहाँ से भी खींचें तो ऐसा मिल जाएगा। हमको सिर्फ एक को लेना है, सभी का नहीं लेना है। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बॉडी डायगोनल काय विकर्ण। ये किसको काटते हुए निकल रही है, बीच वाले केंद्र को काटते हुए निकल रही है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक अर्थात इसकी जो नज़दीकी दूरी है, इसका सबसे नज़दीक ये है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना होगा ये हमको पता करना है। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। तो इसको हमको पता करने के लिए क्या पता करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले तो यहाँ ये वाला जो लाइन है उसको पता करने के लिए ये वाला जो नीचे का लाइन है या फिर ऊपर का ये लाइन है, इसको किसी एक को पता करना पड़ेगा जो कि फलक वाला है, जिसको मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये वाला, इसको हम बोलते हैं फेस डायगोनल, FD, फेस डायगोनल। फेस डायगोनल अर्थात फलक का विकर्ण, फलक विकर्ण। अब इसको सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा, उसके बाद बाकी चीज़ें निकल पाएंगी। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, ये कैसे दिखने वाला है हमको। ये देखिए ऐसा और ये ऐसा, और ये ग्रीन वाला हमारा ये लाइन हो गया जिसको मैं FD नाम दिया हूँ, फलक विकर्ण। और हमारा ये बबल्स हो गया ये, और जो बाकी दो बबल्स कौन से हो गए, ये और ये। तो उम्मीद है डायग्राम में आप समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे आ रहा है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो रहता है सामान्य, वो क्या होता है, हमेशा A है। ठीक, और घन के सारे जो कोने हैं एक से दूसरे जगह वो क्या है, हमेशा बराबर होते हैं। लेकिन हम यहाँ नज़दीक वाला इसको पता करना है, इस वजह से क्या कर रहे हैं, हम एक यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी A, उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी A है। तो इसको, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, FD बोल रहा हूँ, ये नहीं पता कर सकते हम यहाँ पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो क्या करूँगा मैं, FD का वर्ग बराबर A वर्ग धन A वर्ग, ये क्या हो जाएगा 2A का स्क्वायर, और ये हो जाएगा FD और साथ में स्क्वायर। अब देखिए ये वर्ग है तो इसके ऊपर मैं अंडर रूट लगा रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2A, ये किसके लिए, FD के लिए। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा कि FD बराबर अंडर रूट 2A। अंडर रूट 2A अर्थात ये जो फलक में लाइन रहेगा इसका मान हमेशा अंडर रूट 2A रहेगा और इसका मान हमेशा रहेगा A। इस तरीके से हमने दो डाटा पता कर लिया है। पिछला हमने SCC में क्या पता किया था, देखो हम अभी किस चीज़ को, एक हमको यहाँ ये वाला डाटा पता है A होता है इसका मान, दूसरा डाटा हमको ये पता चल गया कि ये वाला जो लाइन है मतलब यहाँ से यहाँ तक का, इसका मान क्या होता है अंडर रूट, मतलब यहाँ लिख देता हूँ अंडर रूट 2A। तो ये दो डाटा पता चल गया एक ये। अब इसी की सहायता से हम इसको पता करेंगे ये वाले को। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। FD बराबर अंडर रूट 2A, फेस डायगोनल अर्थात फलक के विकर्ण का मान है ये, और कैसे निकाल रहे हैं आप इस इमेजिन कर सकते हैं। अब देखिए इसकी सहायता से ये भी एक समकोण बन जाएगा। ये वाला पॉइंट इसको लेते हुए ऐसा यदि मैं बनाऊँ तो अब कैसे बनाऊँगा, देखिए इस डायग्राम इमेज, इसको मैं इमेज बना रहा हूँ। ये देखिए ऊपर का पॉइंट, नीचे का पॉइंट, और यहाँ से यहाँ, और नीचे जो ये ग्रीन वाला है ये लाइन, ये वास्तव में ऐसा है। ठीक है, वही ग्रीन, और ये कहाँ क्या है, ये ऐसा है ऑरेंज कलर का।
और यहाँ पे ये, और बीच में यहाँ पे क्या है, रेड कलर का। ये तीनों कैसे हैं वास्तव में, ये तीनों ऐसे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी वास्तव में क्या हो रहा है। तो इसको हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस पूरे लाइन को BD, बॉडी डायगोनल, ये BD। अब देखिए ग्रीन वाला हमको पता है, ग्रीन वाले का मान क्या है, √2a, इसका मान √2a है, और इसका मान तो a है। हमेशा जब ये a है तो इसको भी a बोलेंगे, हर एक जो कोर है उसकी लंबाई a होगी। तो इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे, कर्ण का वर्ग अर्थात बॉडी डायगोनल BD का वर्ग बराबर लंब का वर्ग था ना, आधार का वर्ग, तो लंब का वर्ग प्लस √2a का स्क्वायर, ये हो गया आधार का वर्ग। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, a का वर्ग धन √2a है, और बाहर में हमने वर्ग लगा दिया है तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2a का वर्ग, तो 2a और ये 1 है, तो टोटल क्या हो जाएगा 3a का स्क्वायर, टोटल हो जाएगा ये 3a का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा BD स्क्वायर बराबर 3a का स्क्वायर। अब इसके आगे मैं यहाँ बढ़ा रहा हूँ, इतना को पहले नोट करिए ये वाला पूरा पोर्शन, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट पे। BD स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर के बाद BD स्क्वायर बराबर 3a का स्क्वायर। अब देखो ये वर्ग है, इसको अंडर रूट यदि मैं कर दूं तो BD बराबर 3a, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट टोटल, ये स्क्वायर है इस वजह से इसके लिए हमने इस वर्ग को हटा के इसके ऊपर वर्ग किया, तो ये वर्ग हट गया और अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया, अर्थात √3a। ये किसका मान आया, ये हमको मान मिल गया बॉडी डायगोनल BD का। देखिए बॉडी डायगोनल अर्थात BD ये है, और सबसे नज़दीकी समीपस्थ दूरी हम इसी से पता कर पाएंगे। BD का मान अर्थात यहाँ से यहाँ तक का दूरी, जिसको मैं यहाँ से ये ऐसा दिखाया, ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी का मान है √3a, लेकिन सबसे नज़दीक तो ये है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमको पता करना है। अब ये हम कैसे पता करेंगे, तो ये हम इस तरीके से पता करेंगे। देखिए इसको यही है सेम डायग्राम, जिसको हम ये रेड वाला, उसके बाद ऑरेंज वाला, ये देखिए ये वाला, और ये चूंकि बैक साइड का था तो हमने इस बबल्स को लिया हुआ है वास्तव में। तो ये ऐसा वहाँ से, मतलब इस डायग्राम से, और अगला वाला है ऐसा दूसरा, और उसके बाद है इसके पीछे ऐसा तीसरा, ठीक। इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। देखिए इस दूरी को हम R बोलते हैं, त्रिज्या है, और ये 2 बार त्रिज्या है इसमें, फिर R और ये फिर R। कैसे R, यहाँ से यहाँ तक का दूरी R, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी R, और ये एक बार फिर R है, अर्थात ये जिसको हम बॉडी डायगोनल BD बोल रहे हैं, यहाँ से पूरा यहाँ तक ये क्या है BD है। इसका अर्थ क्या है, बॉडी डायगोनल का यदि त्रिज्या के साथ रिलेशन देखूं तो इसका मान होगा टोटल 4R, और हमने एक क्या निकाला है, बॉडी डायगोनल का मान BD बराबर √3a निकाला हुआ है, ठीक है। तो अब हम अगला रिलेशन देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस हम कैसे पता करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो आ गया क्या √3a। तो यदि मुझे सिर्फ दूरी पता करनी है यहाँ से यहाँ तक, तो ये बीचों बीच है अर्थात इसका आधा, तो इसका आधा मैं करूँगा तो ये क्या हो जाएगा D बराबर √3a/2। ये हमने कैसे किया, ये समीपस्थ दूरी जो हम ये पता कर रहे थे ना, D बराबर √3a/2 कैसे होगा। देखिए ये बीचों बीच पड़ा हुआ है, अर्थात इन दोनों के बीच में, तो यहाँ से पूरा यहाँ तक की दूरी √3a है, चूंकि बीच में है अर्थात आधी दूरी, तो इसका मैंने आधा कर दिया, इसलिए √3a/2 आएगा। अब नेक्स्ट हम इसी को आगे बढ़ा के समझ रहे हैं, ये वाले रिलेशन में अपना एक प्रकार से चौथा पॉइंट स्टार्ट हो गया है। चौथा पॉइंट हम A व R के बीच संबंध ये देख रहे हैं, संबंध, ठीक। A और R के बीच में संबंध, तो इस तरीके से ये तो टोटल 4R हो गया, ये डायग्राम जो कि मैं यहाँ से निकाल के यहाँ पे बना रहा हूँ, टोटल 4R हो गया BD का मान, और एक BD का मान हमने क्या निकाला था √3a। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 4R बराबर √3a। अब यदि मुझे त्रिज्या निकालना है तो मैं क्या कर लूँगा, R बराबर √3a/4। इस तरीके से मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये हमको पता चल गया त्रिज्या का मान। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल BCC में त्रिज्या निकालने के लिए हमको ये सूत्र हमेशा उपयोग करना पड़ेगा, और साथ में
यदि नियरेस्ट अर्थात नज़दीकी दूरी पता करनी है, अर्थात इस किसी भी परमाणु से सबसे नज़दीक है तो ये बीच वाला ही सबसे नज़दीक है, अर्थात ये बीच वाला, चाहे यहाँ से करूँ, यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो वास्तव में √3a/2 और 3a कैसे आता है, ये कैलकुलेशन मैं यहाँ पे सिखा चुका हूँ तरीका, और 2a कहाँ से आता है ये भी आपको तरीका बता दिया गया है। हमको 2 डाटा मिले थे, एक ये हो गया a और ये फलक वाला हो गया √3a, और जो बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल अर्थात इस तरीके से हमको टोटल 3 डाटा मिल गए। ये वाला इसका मान होता है √3a। तो ये चीज़ को याद रखें कि कोई भी जो यूनिट सेल होता है उसमें ये दूरी यहाँ से यहाँ तक का दूरी a है, यदि फलक की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक का जो है √2a है, और यदि बॉडी डायगोनल को देखूँ तो यहाँ से पूरा यहाँ तक सीधे एक दूसरे के विपरीत वाले कोने पे जाएंगे तो √3a है, जिसको हम इसके माध्यम से निकाल चुके हैं, क्योंकि इसी के द्वारा हम नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें सबसे नज़दीक और उससे और नज़दीक इस तरीके से 2-3 टाइप के अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे, निकालना सीखेंगे। उम्मीद है आर का मान निकालना आपने सीख लिया होगा। अब देखिए ये आर हमको पता चल गया, जेड तो हमको पता चल ही गया था, जेड का मान कितना था, जेड का मान इसके लिए हमारे पास आया था 2, जो कि हम पहले स्टेप पे कर चुके थे। अब परसेंटेज नेक्स्ट है 4 के बाद 5वां स्टेप, परसेंटेज एफ मतलब पी एफ, पैकिंग फ्रैक्शन या संकुलन गुणांक। तो मान क्या था, जेड इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब बटा ए का क्यूब, अर्थात ए का घात 3, जेड का मान इसके लिए 2 होता है, और 4/3 पाई आर क्यूब। अब ए का मान कहाँ, यहाँ से ही भर सकते हैं, कैसे भरेंगे इसको हम, और कैसे लिख सकते हैं, ए के मान के लिए ए बराबर 4r/√3। इस तरीके से इस मान को यदि हम भरें ए का घात 3 में, या फिर आर वाले मान में भी भर सकते हैं, तो ये निकल आएगा। तो ए वाले में क्या आ गया, हमको मुख्य रूप से त्रिज्या वाला काम है, इसी को मैं उल्टा ऐसा पलट दिया हूँ, ठीक है। तो ये √3a बाहर है, इससे ये याद रखें, इसको मैं अंदर कर दिया था, इससे बाहर है। उसी तरीके से 2 वाले में भी ये √2 और a क्या है, बाहर है, ठीक। अंडर इस पे लगा है, इस a के साथ वो कैंसिल हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा 4r/√3, और इसका क्या हो जाएगा, 3 है तो क्यूब हो जाएगा। इसका मान जब निकालते हैं तो हमको मिलता है डाटा 68%, ठीक है। ये किसका मान, पी एफ का, परसेंटेज पी एफ। और यदि हम वाइड देखें, परसेंट वाइड अर्थात खाली जगह, तो क्या करूँगा, 100 को मैं 68 से घटाऊँगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 32%, अर्थात इतना हिस्सा खाली, और ये 68% का हिस्सा, 68% हिस्सा भरा रहता है, 32% हिस्सा खाली। अर्थात सिंपल क्यूबिक सेल में जैसे कितना होता था, वहाँ पे 52 से 53% हिस्सा भरा रहता था, यहाँ पे 68%, अर्थात अधिकतर हिस्सा इसका पैक है। अर्थात सिंपल क्यूबिक सेल की अपेक्षा इसके जो यूनिट सेल रहेंगे वो स्थायी रहेंगे, और जो लैटिस रहेगा वो भी स्थायी रहेगा, अर्थात इसका जो क्रिस्टल बनेगा वो स्थायी रहेगा। क्यों, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन का मान बढ़ेगा, इसका अर्थ है कि स्थायित्व तो बढ़ेगा, मतलब गैप कम रहेंगे, पास रहेंगे इसके एटम। इसको नोट करिए। फिर हम लास्ट पढ़ते हैं तीसरा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। हम लास्ट देख रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन FCC टाइप का, और तीसरा FCC अर्थात फलक सेंटर्ड क्यूबिक सेल अर्थात फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, या फलक केंद्रित घनीय सेल। तो अभी तक हमने जो पैकिंग फ्रैक्शन था, पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हमारे पास सूत्र क्या था, जो संकुलन गुणांक का था, Z इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब अपान ए का घात 3 इंटू 100। जो पिछला हमने पढ़ा उसमें मैं 100 का गुणा करना भूल गया था, तो वहाँ पे आप उसको ऐड कर लेंगे तभी परसेंटेज निकलेगा, नहीं तो वो फिर पॉइंट में आएगा उत्तर, वो परसेंटेज नहीं निकलेगा। अर्थात वहाँ पे 0.68 आता, यदि 100 का हम यदि मल्टीप्लाई नहीं करते तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो तब वो 68% आएगा, ठीक। अब इसमें सबसे पहले हम इसका स्थिति देखते हैं कि यहाँ पे कैसे रहेगा। जैसे पिछला जो हमने BCC पढ़ा उसमें क्या है कि जो एटम रहते थे वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहते थे, बस यहाँ भी वैसा ही होना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा। अलग कैसे होगा, देखिए पिछला वाला जो हमने पढ़ा था BCC में, वहाँ पे क्या है, सेंटर में अर्थात बीच में रहता था एक एटम, यहाँ पे फलक पे रहेगा, चूंकि इसका नाम है फलक केंद्रित घनी सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और इसमें हम पैकिंग फ्रैक्शन पता कर रहे हैं, अर्थात इसमें जो परमाणु है वो कितना जगह अर्थात कितना आयतन घेर के रखते हैं वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, कितना आयतन छोड़ देते हैं अर्थात कितना आयतन छूटा रहता है उसके लिए। तो इसमें इस तरीके से कुछ स्थिति बनता है कि यदि मैं किसी फलक का बनाऊँ तो वो फलक ऐसे बनेगा, और साथ में इसके बीच में इस तरीके से एक पड़ा रहेगा। अब अगला वाला परमाणु ये है, फिर नेक्स्ट वाला परमाणु ये है, और फिर अगला नेक्स्ट वाला परमाणु ये है। इसका अर्थ ये है कि ये यदि हमारा कोई फलक है
ये अब इसका प्रोजेक्शन मैं कर रहा हूँ कि वास्तव में ये चीज़ें कैसे दिखेंगी। ये इस तरीके से रहता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में। इसको यदि मैं बनाऊँ स्ट्रक्चर को, तो ये हमारा लेटिस पॉइंट है अर्थात परमाणु है सब कॉर्नर पे, टोटल 8 कोने पे, और ये हमारा फलक का साइड है, इसी को मैं बनाया हूँ। अर्थात ये जो फलक का बीच वाला हिस्सा है वो ये, यहाँ भी एक एक एटम है। और ये जो हमारा सामने का फलक टोटल कितने हो गए 5, और ये हो गया हमारा बीच वाला 6वां। तो मैं सिर्फ एक साइड का ले लिया हूँ, कोई भी साइड, चाहे ये साइड का फलक लें या इस साइड का। तो ये दिखने में तो अलग अलग इस तरीके से जैसे दिखते हैं वैसे ही रहते हैं, लेकिन ये वाला भी देखिए अलग दिख रहा है, लेकिन ये कांटेक्ट में रहते हैं इसके, और ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते। जैसे पिछला हमने बीसीसी में पढ़ा था उसमें, लेकिन एचसीसी अर्थात सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होता था, ये सब जुड़े रहते थे वास्तव में। तो इनको आपको ध्यान देना है पढ़ने समय कि एक दूसरे के संपर्क में नहीं, एक दूसरे के संपर्क में नहीं, अर्थात एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, संपर्क में नहीं। लेकिन ये सब किसके कांटेक्ट में है, इसके। अब सिर्फ इसी के कांटेक्ट में नहीं है, ये जो रेड वाले हैं, ये जो रेड वाले हैं ये सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे आपस में, मतलब अंदर से एक दूसरे को टच करेंगे। लेकिन ये जो बाहर हैं आउटर के कॉर्नर के, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। जैसे कि इसका इमेज आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि वास्तव में 3D में जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो कैसे बनेगा। ये जो रेड वाला है वो सब आपस में एक दूसरे को टच करेंगे, और ये रेड वाला इनको टच करेगा, लेकिन ये जो व्हाइट वाले हैं अर्थात सफ़ेद वाले जो एटम है हमारे, वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करने वाले हैं। रेड वाला इन व्हाइट वालों को टच करेगा, और एक रेड वाला दूसरे रेड वाले को भी टच करेगा, ऐसा है इसका अर्थ। ठीक, अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है जेड इफेक्टिव अर्थात प्रभावी परमाणु निकालना, अर्थात इतने टोटल एटम में से कितना एटम इस यूनिट सेल को मिलेगा, अर्थात पर यूनिट सेल एटम का कैलकुलेशन कर रहे हैं कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। देखिए टोटल हमारे पास कोने हैं 8, इसलिए 8, और प्रत्येक कोने का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, प्लस टोटल फलक कितने हैं, टोटल फलक है 6, और साथ में प्रत्येक फलक का हमको मिलता है 1/2। तो इस तरीके से ये देखिए 8/8 बराबर क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 1 + 3। इस तरीके से इसका मान आएगा टोटल 4, मतलब यहाँ पे जेड का मान आएगा 4 प्रभावी परमाणु का अर्थात इफेक्टिव एटम का। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। इसके पहले हम एचसीसी में 1 पढ़े थे और बीसीसी में हमने 2 पढ़ा था। दूसरा है हमारा पॉइंट, दूसरा हम पढ़ रहे हैं कंट्रीब्यूशन नंबर, अर्थात अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम CN से दर्शाते हैं, या फिर जिसको कहा जाता है समन्वय संख्या। अब इसमें समन्वय संख्या कितना होगा, तो इसमें समन्वय संख्या का मान होता है 12। अब वो कैसे होगा वो देखिए इस स्ट्रक्चर में। देखिए ये सब इसके टच में है, जैसे जो कि मैं यहाँ पे इमेजिनेशन में दिखाया हूँ कि ये कैसे रहेगा वास्तव में, लेकिन ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं रहेंगे। ये इसको आप सेंटर में बना लेंगे बीचों बीच, अर्थात मैं किसी एक के लिए कैलकुलेशन करूँ तो ये इन 4 को टच करेगा, ठीक है, और इसके नीचे भी 4 हैं। कैसे 4, देखिए इनको यदि हम आपस में जोड़ें, ये 1 2 3 और ये 4, तो इन 4 के भी टच में है। तो ये 4 तो ये हो गए ऊपर के, और ये इसके नीचे के, तो 4 दूनी 8 हो गया। और ऐसा ही रेड वाला ठीक इसके ऊपर में भी होगा, अर्थात अल्टरनेशन में सफ़ेद वाले फिर रेड वाले फिर सफ़ेद फिर रेड। तो 4 को तो ऐसे ही टच कर रहा है इस तरीके से, और इस 4 को, तो 4 दूनी 8 हो गया, और ऊपर में और 4। तो इस तरीके से टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात समन्वय संख्या आएगा 12, क्योंकि 12 यही सब इसके नज़दीक रहेंगे। अर्थात यहाँ से मैं नज़दीक देखूँ तो यही चीज़ रहेगा सबसे नज़दीक, ठीक। और पिछला हमने क्या पढ़ा था, पिछला में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी यदि क्यूब रहता है इस तरीके से, तो हमने इसका एक प्रकार से डिस्टेंस या दूरी पढ़ा हुआ था। क्या दूरी पढ़ा था, मान लो यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम a मानते थे। ये जो फलक वाला है इसको हम मानते थे √2a, और यहाँ से यहाँ तक ये बॉडी डायगोनल बोलते हैं, इसको हम मानते थे √3a, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी, मतलब एक फलक से के कोने से दूसरे फलक का कोना, और एक बॉडी कॉर्नर से अंदर सेंटर को लेते हुए दूसरा कोना, यहाँ तक का दूरी √3a, इस तरीके से। तो हमने 3 डिस्टेंस पता किया था अभी तक पिछले 2 में, तो वो हमको यहाँ पे काम आने वाला है। अब देखिए ये तो अपने 2 हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर। अब तीसरा समीपस्थ दूरी, जिसको नियरेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं, समीपस्थ दूरी या नज़दीक दूरी, जिसको हम d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या नज़दीक दूरी। अब सबसे नज़दीक कौन होगा इस स्ट्रक्चर में, देखिए हम यदि इसको रेफरेंस लें तो इसके सबसे नज़दीक में यही रहेगा, क्योंकि ये बीच में बैठा हुआ है इस फलक के, और इसके बाद ये रहेगा क्योंकि ये दूर में है, और इससे भी दूर ये वाला रहेगा, ठीक है। मतलब सबसे नज़दीक पहला ये, उसके बाद उससे थोड़ा दूर ये, और सबसे दूर ये, इस तरीके से। तो यहाँ से यहाँ तक का हम दूरी पता कर रहे हैं। कैसे पता करेंगे वो देखिए, यहाँ से यहाँ तक, अर्थात इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, ये √ कितना रहता था, 2a रहता था, मतलब FD फेस डायगोनल, इसको हम FD लिखते थे ना, जो पिछला हमने किसमें पढ़ा हुआ है,
BCC वाले में पढ़ा हुआ है इसको निकालने का तरीका। तो FD का अर्थ क्या होता था, 2a रहता था, अंडर रूट 2a। अब यहाँ जो नज़दीक है उसकी दूरी पता करनी है, नज़दीक है उसका दूरी का अर्थ है कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ना कि यहाँ से पूरा यहाँ तक का दूरी। मतलब ये वाला जो है हमारा एक परमाणु, दूसरा परमाणु और तीसरा परमाणु, यहाँ से सबसे नज़दीक यही रहेगा, तो यहाँ से यहीं तक का दूरी हमको पता करना है। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो तो अंडर रूट 2a है, और यहाँ से यहाँ तक मुझे पता करना है, तो क्या करूँगा मैं, इसके लिए मैं d का मान लिख दूंगा अंडर रूट 2a/2, क्योंकि आधा है ये जस्ट, क्योंकि यहाँ तक अंडर रूट 2a है तो उसका आधा है ये, आधा दूरी, क्योंकि बीच में बैठा हुआ है इसलिए। अब इसी को दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है जो कि आपको पुस्तक में देखने को मिलेगा। कैसे लिखेंगे, इसका परिमेयकरण किया जाता है गणित की विधि से। अंडर रूट 2a/2 इंटू, यदि मैं अंडर रूट का गुणा कर दूँ अंडर रूट 2 बाई अंडर रूट 2 का, तो ये मेरे को क्या मिलेगा, अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा टोटल, ये बन जाएगा 2 और ये ऊपर का हो जाएगा a, ठीक, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। अब देखिए ऊपर का 2 नीचे का 2 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा a/, अंडर रूट 2। अर्थात जो डिस्टेंस है वो इस रूप में आपको देखने को मिलेगा। रहता यही चीज़ है, ये भी लिखेंगे तो ये भी सही है, लेकिन इसके जगह यदि ये ऑप्शन आता है तो ये भी सही है। अर्थात d का मान यहाँ पे आपको 2 रूप में मिलेगा, अंडर रूट 2a/2, या फिर आप इसी को परिमेयकरण करके a/ अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं, जो सूटेबल लगे। आपको पुस्तकों में ये चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। ये तो अपना तीसरा था समीपस्थ दूरी। अब a और r के बीच रिलेशन देख रहे हैं, अब यहाँ तक पहले नोट करिए फिर उसको देखते हैं। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं a और r के बीच में रिलेशन। a अर्थात एक परमाणु से दूसरे परमाणु की दूरी, और r अर्थात उसकी त्रिज्या के बीच में संबंध। कैसे निकालेंगे, ये हमारा था पैकिंग फ्रैक्शन, इस सूत्र के माध्यम से निकालेंगे ये। अब 3 के बाद हो गया चौथा, a व r के बीच संबंध। a और r के बीच में संबंध निकालें तो सबसे पहले देखिए इस तरीके से, यहाँ पे r क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या मुझे वो निकालना पड़ेगा जो कि इस एटम से या इस एटम से या किसी भी एटम से सबसे नज़दीक रहे। अर्थात इस तरीके से इन्हीं 3 बबल्स को मैं लेने वाला हूँ, अर्थात इन्हीं 3 एटम को, जो कि हमने ये सारी चीज़ों में प्रयोग कर रखा है, जिसको फेज डायगोनल बोलते थे। इस फेज डायगोनल को आप सामान्य तरीके से भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सीधा उसको रट ही मारना है, इसको आप ऐसा खुद से भी करके निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम इसको फेज डायगोनल बोल रहे हैं। तो ये मान a है, ये मान भी a है, तो इसमें क्या लगा देंगे आप, इसको कर्ण मान लीजिए, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, या फिर इसी को लंब। तो FD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इस तरीके से 2a स्क्वायर हो जाएगा FD का स्क्वायर, और ये FD बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2a। इस तरीके से इसको खुद से ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बताया वही चीज़ सेम, उस तरीके से भी आप इनको पता कर सकते हैं याद करने के बजाय। याद करना भी सरल है, ये a है और इसका मान अंडर रूट 2a और ऐसा वाला अंडर रूट 3 है, तो बाकी सारी चीज़ें इससे आसानी से पता चल जाती हैं। अब a और r के बीच में संबंध में, अब देखिए ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये तो r है, क्योंकि त्रिज्या है। एक परमाणु को मैं गोला अर्थात वृत्त की तरह मान रहा हूँ, तो वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है। अब देखिए ये एक पूरा परमाणु है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी फिर r, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी फिर r, अर्थात एक प्रकार से वो व्यास है, 2 त्रिज्या को जोड़ दिया गया है। अब नेक्स्ट ये एटम है, इसका भी दूरी r। तो यहाँ से यहाँ तक जिसको हम और क्या बोल रहे हैं, ये कहाँ का हिस्सा है, ये वाला ये है वास्तव में, जिसको हम फेज डायगोनल बोल रहे हैं, FD। ठीक है, तो जो फेज डायगोनल है FD, इसका मान क्या है, टोटल चारों r को जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा 4r। ठीक, लेकिन हमने फेज डायगोनल का मान क्या निकाल रखा है, अंडर रूट 2a भी निकाल रखा है। a का यदि हम संबंध देखें तो किसके द्वारा, इस सूत्र इसके द्वारा। ये कहाँ से आया, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो वहाँ से हमने लाया। तो इस तरीके से FD का मान एक और क्या होता है, अंडर रूट 2a, ये भी होता है। तो इस तरीके से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2a बराबर 4r। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a बराबर 4r बाई अंडर रूट 2। a का मान इस तरीके से याद कर सकता हूँ, और यदि मुझे r का मान निकालना रहे तो इसी सूत्र से क्या निकाल सकता हूँ, अंडर रूट 2a बाई 4। इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैं दिखने लगेगा। ये r स्मॉल r भी हो सकता है, मैं यहाँ पे कैपिटल R लिख लिया हूँ, इसको संशोधन कर लेंगे, क्योंकि स्मॉल r
और कैपिटल R दोनों एक ही है। बुक के हिसाब से ये चीज़ें अलग अलग आपको मिल सकती हैं। अब देखिए ये जो जितने भी डाटा हैं इनको हम इसमें रिप्लेस कर रहे हैं, किसमें, पैकिंग फ्रैक्शन में। तो अगला अपना जो 5वां हिस्सा है वो अपना है पैकिंग फ्रैक्शन, 5वां %PF बराबर, देखिए जेड का मान किसके, फलक केंद्रित के लिए कितना आता था, 4, जो कि हमने निकाल रखा था थोड़ा देर पहले कैलकुलेशन करके। अगले बार है 4/3 पाई R का क्यूब। R का मान हम यहाँ से भरना चाहें तो इसमें भर सकते हैं, तो भी मान आएगा। कोई एक मान रखना है, या तो R का रखें या फिर A का रखें। मैं A का रख रहा हूँ घर में, तो इसमें भी A का ही मान रख रहा हूँ। A का मान क्या है, 4R/√2। अब A का क्यूब है तो ये हो जाएगा 4R/√2 और इसके पूरा टोटल का घात 3 इंटू क्या हो जाएगा 100, अर्थात 100 का गुणा। ये टोटल करेंगे इसको तो ये 74% आता है, ठीक है। अर्थात 74% हिस्सा पूरा भरा रहता है, किसमें, FCC में, अर्थात फलक केंद्रित घनी सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में। और वाइड अर्थात खाली जगह, वाइड % अर्थात परसेंटेज वाइड, जो कि अपना कौन सा है, ये तो था 5वां पॉइंट, ये हमारा 6वां है। वाइड % में क्या करते थे, 100 में हम सीधा इसको घटाते थे तो कितना आएगा, ये 26%, अर्थात 26% हिस्सा इसका खाली रहेगा। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी कि कैसे पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। इसमें मुख्य रूप से जो त्रिज्या का फार्मूला है, A और R के बीच में रिलेशन, और साथ में ये जो डिस्टेंस वाला है, ये डाटा सभी के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखें, इसको नोट करिए। अब देखिए हमने पैकिंग फ्रैक्शन में 3 चीज़ें पढ़ी। एक तो यूनिट सेल पढ़ा, यूनिट सेल जिसमें हमने SCC, BCC और FCC पढ़ा। पैकिंग फ्रैक्शन का परसेंटेज, SCC में हमने कितना पढ़ा था, 52.6%, जिसको हम 53 भी बोल सकते थे। और साथ में % वाइड, अर्थात इसमें खाली जगह था 47.4%, इसको लगभग 48 भी बोल सकते हैं, किसी किसी बुक में आपको 47 भी मिलेगा। और इसको हम 53% बोल सकते हैं, मतलब इसको 53, ये 47% हो सकता है और ये 53% भी हो सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों रेशियो आपको याद रखना है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में ये 68% आता था और ये 32%, अर्थात इतना हिस्सा उसका खाली, वाइड का अर्थ रिक्ति या खाली जगह है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में 74% और ये 26% आता था, अर्थात इतना हिस्सा खाली। अब इनके स्थायित्व की बात करूँ तो देखिए, जो जितना ज़्यादा खाली वो कम स्थायी, तो सबसे अधिक स्थायी होगा FCC, उसके बाद होगा BCC और सबसे कम स्थायी होगा SCC। क्यों? क्योंकि इसमें जो परमाणु है उनके बीच में दूरी ज़्यादा रहेगी, गैप ज़्यादा रहेगा, इसलिए गैप ज़्यादा तो ढीला और अपना जो क्रिस्टल रहेगा वो मजबूत नहीं बनेगा, कमज़ोर बनेगा। इसमें परमाणु बहुत नज़दीक में सटे हुए रहते हैं, क्योंकि इसमें फेस में भी भरे रहते हैं, तो टाइट रहेगा, बहुत अच्छा क्रिस्टल बनेगा और बहुत स्थायी बनेगा, अर्थात स्टेबल टाइप का। तो स्थायित्व अर्थात इनका जो यूनिट सेल है उनकी स्टेबिलिटी का ये क्रम है वाइड्स के हिसाब से, पैकिंग फ्रैक्शन के हिसाब। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका, एक नए तरीके से नियरेस्ट नेबर और नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर के नाम से इसको जानेंगे हम लोग। अर्थात एक परमाणु के पड़ोस में कौन सा परमाणु है और उससे थोड़ा सा दूर में कौन सा है और नेक्स्ट दूरी में कौन सा है, ये सीखेंगे। और साथ में कोई भी क्रिस्टल या फिर बोल सकते हैं किसी भी यूनिट सेल के लिए हम डेंसिटी निकालना सीखेंगे और साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।